डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका श्रीकरणी एकेडमी एंड एजुटेक के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आई एम योर फिजिक्स एजुकेटर महावीर। तो बच्चों, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने धारिता का सेकंड पार्ट कर लिया था और उसमें हमने देखा था कि धारिता क्या होती है, गोलीय चालक की धारिता क्या होती है, उसके कुछ न्यूमेरिकल हमने देखे थे। और इसके अंदर जो अभी आज पार्ट करने वाले हैं, इसमें हम देखेंगे संधारित्र के बारे में। तो आप लोग रेगुलर जो है वीडियोस को देखते रहे प्रीवियस पार्ट को। अगर उससे रिलेटेड कोई डाउट क्वेरी है तो चैट बॉक्स या मैसेज का आपके पास ऑप्शन है, वहाँ पर मुझसे आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं बच्चों। तो इनसे जुड़िए और अपने नियर डियर है उनको भी बताइए इस प्लेटफॉर्म के बारे में। चलिए तो देखते हैं संधारित्र। जैसा कि चैप्टर का नाम तो है धारिता, पर ज़्यादातर चीज़ें हम पढ़ेंगे संधारित्र की, है ना। अब संधारित्र में होता क्या, उसी की धारिता के बारे में बात हो रही। धारिता किसकी? तो संधारित्र की ही कैपेसिटेंस होगी। तो जैसा कि फोटो दिख रहा है आपको बना हुआ बहुत शानदार सा दोनों साइड से, ये चीज़ें आपने देखी होगी कहीं ना कहीं, है ना। मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई ऐसा बच्चा होगा जिसने ये चीज़ें नहीं देखी। पुराना रेडियो किसी ने टूटा हुआ देखा होगा, या टीवी वगैरह किसी ने रिपेयर होती हुई देखी होगी। या राइट साइड में जो अपना बना हुआ है ये वाला एक सेल टाइप्स का, आप सबने पंखे के ऊपर लगा हुआ देखा था, मोटर के ऊपर लगा हुआ देखा है। अपने घर के आसपास जो पंखे हैं उनमें देख सकते हो आप, जो छत पंखे हैं वहाँ पे। तो ये क्या होता है, इन सबको कहते हैं संधारित्र, इंग्लिश में बोलते हैं कैपेसिटर। दिख रहे हैं ना, ये बेलनाकार, कोई तिरछा, कोई डिस्क टाइप, कोई सिलेंडर टाइप, कैसा भी शेप हो सकता है ना। इससे क्या पता चलता है, कैसे भी शेप में बन सकता है। देखिए संधारित्र होता क्या है, सबसे पहले तो एक विजुअलाइजेशन होना चाहिए कि भाई जो चीज़ की बात कर रहे हैं वो है क्या, एक्चुअल में दिखती कैसी है। तो ये मैंने आपको दिखा दी है, और लैब्स वगैरह में जब आप जाते हो तो आपको दिखा दिया जाता है कि ये संधारित्र, वहाँ पे आप देख सकते हो। जैसे आई थिंक आपको आइडिया हो गया होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया था आपको कि मोटर वगैरह में जो है इस तरह से, लेट मी चेंज द पेन सो वी विल, ओके, ये पंखे के ऊपर ये वाले में ये लगा हुआ है ना, ऐसे कैसे मोटर में भी इस तरह से लगे हुए होते हैं। बेसिकली इनका काम क्या होता है, संधारित्र करता क्या है, अब हम इस पे आ जाते हैं। संधारित्र होता कैसा है ये हम समझ चुके हैं। अब हम देखते हैं कि संधारित्र काम क्या करता है। तो भाई साहब, कई बार ऐसा हुआ होगा कि पंखा चल नहीं रहा है, पर आपने जैसी लकड़ी या डंडे से मारा है, पंखा अब चलना शुरू हो गया है, क्योंकि उसको एक इनिशियल टॉर्क चाहिए था, इनिशियल जर्क उसको चाहिए था, जो पहले उसका कैपेसिटर दे रहा था। तो हम अब क्या, उसका कैपेसिटर खराब हो गया है, तो या तो पंखा धीरे चलेगा या फिर शुरुआत में चलेगा ही नहीं। तो हम क्या कहते हैं कि पंखे का कैपेसिटर बदल दो। कैपेसिटर जैसे ही हम बदलते हैं, अब पंखा तेज चलने लग जाता है, और जैसे ही हम बटन ऑन करते हैं, अब हमें लकड़ी या झाड़ू की जरूरत नहीं है, वो अपने आप घूमता रहता है। वैसे के वैसे मोटर में भी यही होता है कि मोटर धीरे चलने लग जाती है, उसकी जो काम करने की क्षमता है वो कम हो जाती है। तो उसमें हम क्या करते हैं, नया कैपेसिटर लगा देते हैं। तो कैपेसिटर करता क्या, बेसिकली कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करता है, मींस एनर्जी को स्टोर करके रखता है। एक पैसिव एलिमेंट है। पैसिव एलिमेंट का मतलब जो एनर्जी को क्या करे, स्टोर करे। तो कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर करके रखता है। अब जैसे ही जरूरत पड़े तो वो एनर्जी को वहां पर दे देता है, जिस सिस्टम को जरूरत होती है एनर्जी को, उसको डोनेट कर देता है फटाक से। कैसे, समझिए इसको एक एग्जांपल से, एक एनालॉजी से समझते हैं इसको। मान लीजिए कि आपके पास एक बाल्टी है, खाली है, और यहां पर एक नल है इस तरह से। अब आपको चाहिए यहाँ पानी, बहुत ज़्यादा अमाउंट में आप जो है किसी सरफेस पे पानी गिराना चाहते हो एकदम से। तो आपने ट्राई किया नल से, तो आपने देखा यार नल से क्या हो रहा है, ऐसे पानी आ रहा है धीरे 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 धीरे, ये सरफेस गीली हो रही है। आपने फिर एक तरीका सोचा कि यार कुछ ऐसा कर सकते हैं कि एकदम से यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी में गिरा सकूँ। तो आपने पहले क्या किया, इस पानी से, इस नल वाले पानी से इस बाल्टी को भर दिया, पूरा भर दिया। अब उस बाल्टी को आपने फटाक से यहाँ पे डाल दिया, सारा का सारा पानी एक साथ में यहाँ के आ गया। यही काम करता है कैपेसिटर। वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी को क्या कर देता है, अपने पास जो है संग्रहित कर देता है, एनर्जी को संग्रहित कर देता है। और जब सर्किट को जरूरत होती है वो सारी की सारी एनर्जी उसको जो है प्रोवाइड कर देता है।
इस तरह से पंखे में क्या करेगा, ये कैपेसिटर एनर्जी को रख लेगा। अब जैसे ही इनिशियल टॉर्क के लिए एनर्जी चाहिए, पूरी की पूरी एनर्जी पंखे में लगाएगा और अचानक से उसको एनर्जी मिलेगी और पंखा एक घूमने लग जाएगा और उसके बाद तो फिर वो चार्ज होता रहेगा और अपने आप जो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से जो भी उसकी इलेक्ट्रिसिटी होती है वो हम देखेंगे आगे किस हिसाब से घूमता है। बट बात मोटी मोटी ये समझ में आनी चाहिए कि एनर्जी का एक भंडारण है, भंडार कर लिया एनर्जी का। अब जब भी एनर्जी चाहिए फटाक से वो रिलीज कर देता है, पहले धीरे धीरे एनर्जी को क्या कर लेता है, स्टोर कर देता है। समझ आई बात। अब भाई साहब इस तरह के होते हैं। ये एक और फोटो आपके सामने है, ये वाला, इसके ऊपर कुछ डेटाज लिखे हुए हैं, वो अभी जब कैपेसिटर पढ़ लेंगे तो वो डेटा भी पता चल जाएगा कि क्या है। वापस आऊँगा इस स्लाइड्स पे। ऐसा भी हो सकता है मैडिक टाइप का, ये वाला डायग्राम ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। चलिए, तो ये होता है। तो कैपेसिटर क्या करता है, संधारित्र क्या करता है, इसके बारे में हमने देखा कि चार्ज को स्टोर करता है, यानी आवेश का संग्रह करता है ना, विद्युत क्षेत्र के रूप में, विद्युत क्षेत्र के रूप में। तो एक डिवाइस है, कैसा एलिमेंट है, पैसिव एलिमेंट है, ये भी ध्यान रखना। पैसिव एलिमेंट है, दो तरह के एलिमेंट होते हैं, पैसिव एंड एक्टिव। ये कैसा है, पैसिव एलिमेंट है जो आवेश का संग्रह करता है, या आप कह सकते हो एनर्जी या ऊर्जा क्या क्या करता है, संग्रह करता है। और जब सर्किट को ऊर्जा की जरूरत होती है तो उसको रिलीज कर देता है। एक और एग्जाम्पल आप देखिए, पुराने टाइम के कैमरे आप लोगों ने देखे होंगे इस तरह का। मैं आपको वो कैमरा बता देता हूँ। यहाँ पर इस तरह से वो रहता था लेंस, यहाँ पर जो है एक फ्लैश होता था उसका, यहाँ पर एक और बटन होता था, यहाँ पर रेड लाइट होती थी और यहाँ पर वो बटन होता था जिसको ऐसे दबाया जाता, सेम लाइक दिस, ऐसे, मतलब ये फोन जैसे है ना, तो इस तरह से सामने रख के और ऊपर से इस तरह से दबाते थे उसको। तो उस कैमरे में क्या होता था, इस तरह से दो सेल लगते थे उसमें। उस कैमरे का जो फ्लैश वाला जो एग्जाम्पल है ना, फ्लैश का, वो कैपेसिटर का ही एक एग्जाम्पल है। कि क्या करता था कि पहले ये बैटरी जो थी इसमें, ये अंदर के कैपेसिटर को क्या कर देती थी, पूरा चार्ज कर देती थी। क्या कर देती, इसके अंदर कैपेसिटर होता था उसको चार्ज कर देती थी। जब रेड लाइट जल जाती थी तब हमें पता चल जाता था कि अब फ्लैश रेडी हो गया है, पूरा चार्ज हो गया है। उस रेड लाइट के जलने के बाद जैसे ही हम बटन दबाते तो फोटो भी आती और उसके साथ साथ एक फ्लैश भी होता। वरना अगर रेड लाइट नहीं जली हुई है, इसका मतलब क्या है कि फोटो तो आएगी पर फ्लैश नहीं जलेगा, है ना। देखा होगा आपने, जैसे ही फोटो आती उसके साथ एक फ्लैश भी जलता था। तो वो क्या है, वो इंस्टेंट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जो कैपेसिटर जो लगा होता है कैमरे के अंदर, वो उसको दे देता था। चलिए, तो ये कुछ एग्जाम्पल है। बाकी अगर मैं बताना चाहूँ तो लास्ट तक बता ही सकता हूँ, इसी पे पूरा खत्म हो जाए तो मोटा मोटा आपको आइडिया मिलना चाहिए कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संधारित्र जो कि स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो यही है, एग्जाम में आए तो लिख देना। एक आवेश संचय युक्ति है, यानी आवेश का संचय वो करती है, संग्रहण करती है। इसमें आवेश संचित रहता है। विद्युत संधारित्र का उपयोग विद्युत आवेश अथवा स्थिर विद्युत ऊर्जा का संचय करने में। विद्युत फिल्टर के रूप में, ये जब मैं आपको एसी पढ़ाऊंगा, दो तरह के करंट होते हैं, एसी और डीसी, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट, यानी प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा। तो इंडक्टर भी होता है एक, और ये कैपेसिटर होता है। तो ये क्या कहते हैं, फिल्टर के रूप में, कि कौन से में एसी जाएगी, कौन से में डीसी जाएगी। तो एसी और डीसी को अगर फिल्टर करना है तो उसमें भी कैपेसिटर का यूज होता है। जब चैप्टर आएगा तब अच्छे से समझ आ जाएगा। या शक्ति इलेक्ट्रॉनिक के रूप में इन सब में इनका उपयोग होता है। तो ये एक डेफिनेशन है जो अगर एग्जाम में आए तो इतना अगर आप लिख दोगे तो 1 नंबर की डेफिनेशन तो पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। आप अगर एग्जाम्पल में भी लिख सकते हो, जैसे पंखे का कैपेसिटर है, मोबाइल का फ्लैश, कैमरे का फ्लैश है, ये वाले। चलिए, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें चालक के आकार में परिवर्तन किए बगैर उसकी धारिता बढ़ाई जा सकती है। कैसे? Q का मान स्थिर करके V में कमी की जाती है जिससे धारिता का मान बढ़ जाता है। अब ये क्या कह रहा है, इसको जरा समझिए। कल हमने देखा था C आया था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R के इक्वल आया था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R के इक्वल आया था। अब देखिए, यानी साइज पे डिपेंड कर रहा है, यानी ये छोटी है प्लेट
तो इसकी धारिता C1 है। प्लेट बड़ी करी, C2 बड़ी होगी। प्लेट और बड़ी करी, कितना बड़ा करोगे भाई, आपने देखा ना कैपेसिटेंस तो इतना सा, अब उसकी साइज कितनी कर दोगे। कोई भी चीज का एक लिमिट तो होती है भाई साहब, कि मुझे कंप्यूटर के अंदर फिट करना कि इतना बड़ा कैपेसिटर लगा दूंगा क्या, उसमें नहीं लगा सकता ना, लिमिटेशन है, साइज को मैं ज्यादा नहीं बढ़ा सकता। तो तरीका क्या है, तरीका वो है कि भाई साहब V को कम कर दो, V को धीरे धीरे कम करते रहोगे तो आपको पता है C = Q/V, V जैसे जैसे कम होता रहेगा, अगर ये स्थिर है तो C अपने आप बढ़ता रहेगा। ये एक तरीका है और इसी सिद्धांत पे काम करता है। ये संधारित्र का सिद्धांत भी है। कोई पूछ दे तो लिख देना, संधारित्र में Q को नियत रखते हुए V में कमी की जाती है, जिससे उसकी धारिता का मान क्या है, बढ़ जाता है। यही क्या है, संधारित्र का सिद्धांत है। कैपेसिटर का जो प्रिंसिपल है वो यही है। बोर्ड के वाइवा में भी आपसे पूछा जाता है कई बार, जो एक्सटर्नल आता है वो भी ये पूछता है, विद्युत इसका संधारित्र का जो है सिद्धांत बताओ, विभव मापी का सिद्धांत बताओ, है ना। ऐसे छोटे छोटे सवाल भी पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि V में कमी की जाती है, साइज को क्या रखा जाता है, आकार में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, आवेश को नियत रखा जाता है, चेंज किस में किया जाता है, सिर्फ विभव में कमी की जाती है, जिससे उसकी धारिता बढ़ जाए। क्लियर है। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। अब संधारित्र, चलो ये तो सर समझ में आ गया, कोई सर्किट वर्किट के हिसाब से कैसे दिखेगा मतलब, तो वो भी बता देते हैं। तो दिखाने का तरीका वो इस तरह का भी हो सकता है, ऐसी दो प्लेटें हो सकती है, वो दो प्लेटें ऐसी भी हो सकती हैं जैसे चकती टाइप, वो दो सिलेंड्रिकल प्लेटें भी हो सकती हैं। प्लेट का मतलब सिर्फ प्लेट नहीं है, प्लेट का मतलब एक तो खाने वाली प्लेट तो बिल्कुल नहीं है, और प्लेट का मतलब बिल्कुल प्लेन है, ऐसी है, ऐसा भी कोई मतलब नहीं है। दो कंडक्टिंग सरफेस है। कंडक्टिंग सरफेस का मतलब चालक सतह है, जिनको परस्पर दूर दूर रखा हुआ है, और उनका जो सिस्टम बन रहा है, जैसा कि यदि दो या दो से अधिक चालकों को एक विद्युत रोधी माध्यम द्वारा अलग करके समीप रख दिया जाए तो ये व्यवस्था संधारित्र कहलाती है। इन चालकों पर बराबर तथा विपरीत आवेश होते हैं। यदि संधारित्र को एक बैटरी से जोड़ दिया जाए तो इनमें धारा का प्रभाव नहीं होगा, परंतु इनकी प्लेटों पर बराबर तथा धनात्मक एवं ऋणात्मक आवेश संचय हो जाएंगे। अब ये प्लेटों को अगर मैं एक बैटरी से कनेक्ट कर दूं यहाँ पर इस तरह से, ये बैटरी का साइन है, क्लास 10th में आपने देखा होगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो यहाँ से यहाँ तक इस पर चार्ज आएंगे तो इसकी सतह पर तो सारा पॉजिटिव आ जाएगा और इसकी विपरीत सतह पर सारा का सारा नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर इधर Q आया है तो इधर -Q आ जाएगा। ये चीजें बाद में अभी देखने वाले हैं आने वाली स्लाइड में, बेसिक आइडिया है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। धीरे धीरे जैसे जैसे स्लाइड्स आगे बढ़ेगी सारी चीजें इस लेक्चर के बाद आपकी कंप्लीट हो जाएगी। संधारित्र से रिलेटेड कोई आपको डाउट नहीं रहेगा। ये चालक प्लेटें कैसी भी हो सकती है, ठीक है ना, प्लेट का मतलब किसी भी आकार की हो सकती है, ये भी आगे आने वाली स्लाइड में बता दूंगा। चलिए, तो ये वाला कैपेसिटर के बारे में, ये एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, ठीक है साहब, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये बैटरी है ना, क्या है, ये बैटरी है जो, और कैपेसिटर का चार्ज कैसे होता है, यहाँ से जाएगा चार्ज, यहाँ पर जो है पॉजिटिव बना देगा और उतना का उतना प्रेरण के कारण यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। ये क्या है, कैपेसिटर विथ फिक्स कैपेसिटेंस। ऐसा का मतलब क्या होता है कि फिक्स है, मान लेते हैं कि इसकी 6 माइक्रोफैराडे है धारिता, धारिता का मात्रक होता है फैराडे, बता दिया था, माइक्रो में ज्यादातर लिखा जाता है, नैनो में लिखा जाता है, कहीं भी फैरेड में तो लिखेगी नहीं, मैंने बताया था फैरेड बहुत बड़ी यूनिट है। तो इसकी 6 है तो वो 6 ही है, लेकिन यहाँ पर जब भी चिन्ह लग जाए ना बच्चों, ऐसा चिन्ह जब भी दिखे उसका मतलब होता है परिवर्ती। तो यहाँ पर क्या है, परिवर्ती धारिता है, परिवर्ती धारिता है। कई बार ऐसे दिखा होगा आपको क्लास 10वीं में, अभी जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी दिखेगा। इसका मतलब तो होता है प्रतिरोध, ये परिवर्तित प्रतिरोध, यानी इसको क्या कर सकते हैं, वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। यानी इसकी 6 नहीं है, इसकी 7 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है। इसको एडजस्ट किया जा सकता है कि भाई कितना रखना है। इसको बोला जाता है कई बार
प्रतिवर्ती प्रतिरोध, यानी ये प्रतिरोध चेंज हो सकता है। ये तो 6 ओम है तो फिक्स है, लेकिन ये 6 नहीं है, ये 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 हो सकता है, 5 हो सकता है। प्रतिवर्ती, इसको एडजस्ट किया जा सकता है सर्किट में कम ज्यादा, इसको फिक्स है। तो ये फिक्स का होता है कि ये क्या है, नियत धारिता का चिन्ह है, हिंदी में लिख देना, ये नियत धारिता है, और ये वाली प्रतिवर्ती यानी चेंज हो सकती है। तो ये कैपेसिटर का आपको बेसिक आइडिया हो गया होगा कि दो प्लेटें होती है, इस तरह से बैटरी से जोड़ दिया जाता है, इस पे प्लस क्यू चार्ज आता है, इस पे माइनस क्यू आता है। कैपेसिटर में जो आप लिखते हो ना C इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी, वो क्यू हमेशा पॉजिटिव प्लेट का चार्ज होता है। तो अपनी कॉपी में से हैशटैग बना के लिख दो, C इक्वल्स टू क्यू बट्टे वी में क्यू हमेशा धनात्मक प्लेट का चार्ज लेते हैं, धनात्मक प्लेट का आवेश, धनात्मक प्लेट का आवेश जो है वो लिया जाता है। ध्यान देना हमेशा, किसका आवेश लिया जाता है, धनात्मक प्लेट का आवेश। वैसे नेट चार्ज कितना होता है, नेट चार्ज हमेशा 0 होता है। परिणामी आवेश, कुल आवेश कितना होता है, कुल आवेश, नेट यानी कुल आवेश, ये चीज अपनी कॉपी में लिख देना, कुल आवेश 0 होता है, क्योंकि ये प्लस और इतना कितना माइनस, तो कुल तो 0 हो गया। लेकिन अगर अलग अलग पे बात करूं तो यहाँ पर होता है प्लस, उतना का उतना होता है माइनस, लेकिन फॉर्मूले में जब भी हम क्यू लेंगे वो पॉजिटिव प्लेट का चार्ज ही लेंगे। या हम कई बार यही कहते हैं कि परिणाम लेते हैं, परिणाम अगर ले लें, देखो माइनस क्यू लो चाहे प्लस क्यू, परिणाम का मतलब क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव लेना, नेगेटिव है तो भी उसको पॉजिटिव कर दो, तो यहाँ पर पॉजिटिव क्यू आ जाता है। चलिए, अब संधारित्र की प्लेट किसी भी आकार की हो सकती है, बेलनाकार, गोलाकार, आयताकार, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, कैसी भी हो सकती है। वो एक डिस्क के फॉर्म में भी हो सकती है, सिलेंडर के फॉर्म में भी हो सकती है, स्फीयर के फॉर्म में भी हो सकती है, प्लेट के फॉर्म में भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है। हमेशा ये नहीं सोचना कि प्लेट का मतलब यही होगा, लेकिन धीरे धीरे हम यहाँ आगे पढ़ेंगे तो गोलाकार को अलग तरीके से पढ़ेंगे, बेलनाकार को भी पढ़ेंगे, ये प्लेट वाला ये भी पढ़ेंगे। बट आपको ये सोचना है कि सिर्फ चालक है, दो चालक प्लेटें हैं जिनको ऐसे दूर रखा जाता है और बीच में कोई विद्युत रोधी माध्यम यानी परावैद्युतांक डाल दिया जाता है, जैसे एबोनाइट है, जो भी है आपका, रबर है, कुछ भी डाल दो जिससे जिसका एक्सप्लेन आगे आएगी वो चीज़ें भी। तो ये जो सिस्टम बनता है ये संधारित्र बनता है, कुछ खास नहीं है। प्रकार कौन कौन से होते हैं, 3 प्रकार नॉर्मली आपकी बुक में जो दे रखे हैं, या इस सिलेबस इस लेवल तक जहां हम पढ़ते हैं 11th 12th या जेई तक, तो तीनों ही हैं। समांतर प्लेट संधारित्र, 2 प्लेटें हैं समांतर बिल्कुल इस तरह से रखा हुआ, गोलीय संधारित्र और बेलनाकार संधारित्र के बारे में भी बात की जा सकती है, ठीक है। इस तरह से ये गोलीय संधारित्र, बेलनाकार, सबके बारे में देखूंगा। अलग अलग धारिता होती है, अलग अलग धारिता का फॉर्मूला होता है, वो भी मैं बताऊंगा। बस अभी नाम के लिए याद रख लो, क्योंकि अभी वे सिर्फ नाम है, अभी इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बता सकता। जब ये आएंगे चैप्टर के अंदर तो अपने आप इनके बारे में PhD हो जाएगी। तो समांतर प्लेट संधारित्र, गोलीय संधारित्र और बेलनाकार संधारित्र। चलिए साहब, अब संधारित्र के सिद्धांत के बारे में आ जाते हैं। ये बोर्ड में पूछा जाता है, संधारित्र का सिद्धांत लिखो, 3 नंबर में भी आ सकता है ना। संधारित्र क्या है और इसका सिद्धांत लिखो, ऐसे करके आ सकता है। संधारित्र क्या है 1 नंबर में, और 2 नंबर में उसका सिद्धांत पूछ ले। तो एक धनावेशित प्लेट A है, इस तरह से एक प्लेट है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है बच्चों। चित्रानुसार ये चित्र बना दिया है मैंने, ठीक है। A के निकट एक अन्य प्लेट B रखी जाए तो प्रेरण के कारण B की आंतरिक सतह पर -Q तथा बाह्य सतह पर +Q आवेश आ जाता है, ठीक है साहब। प्रेरण मैंने बताया था, जिसने नहीं देखा है वो देख सकता है। आवेशन की विधियों में मैंने जो है प्रेरण के बारे में बताया था कि कोई ऐसे आवेशित जो है वस्तु को अनावेशित वस्तु के पास लाया जाता है, उसकी पास वाली सतह पर विपरीत प्रकृति का आवेश, यानी ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, और ये चालक है। मैं चालक में आपको बताया था कि चालक में अगर ये Q है तो यहाँ पर -Q, यानी उतना का उतना प्रेरण आवेश होता है। ये भी मैंने आपको बताया था, एक फॉर्मूला बताया था 1 - 1 अपॉन K, और कितना बताया था, माइनस टाइम ऑफ Q इक्वल्स टू Q डैश। तो चालक जो होता है ना, चलो इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा बता देता हूँ। प्रेरित आवेश है ना, बात निकल ही गई है मुंह से तो पूरी करते हैं। प्रेरित आवेश जो होता है, मान लेते हैं कि इस बॉडी पर आवेश Q है और एक दूसरा चालक है जिसके कारण प्रेरण के कारण आवेश आएगा, प्रेरण के कारण माइनस आवेश आएगा इस पर, है ना। इसके विपरीत जो है प्लस आता है, उसको जो है
यहाँ से अर्थिंग करके हटा दिया जाता है तो माइनस आवेश आता है। मैं मान लेता हूँ कि उस पर आवेश कितना आ रहा है, क्यू डैश आवेश आ रहा है। कितना आ रहा है, क्यू डैश। इस प्रेरण के कारण इस पर क्यू डैश आवेश आ रहा है। तो इस क्यू डैश की जो वैल्यू होगी वो होगी तो माइनस टाइम, तो क्यू डैश जो होगा वो होगा माइनस टाइम ऑफ Q इंटू 1 माइनस 1 अपॉन के, कैपिटल के यानी परावैद्युतांक या इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब देखिए, अगर ये धातु है, धातु चालक, धातु के लिए K अनंत होता है, इस फॉर्मूले में अनंत रख दो, ये अनंत रखोगे तो 1 बाई अनंत ये 0 हो जाएगा, तो Q डैश इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ Q, यानी अगर इस पे Q है तो इस पे माइनस Q आ जाएगा। यही कारण है कि यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा उतना उतना। और इसकी विपरीत सतह पर क्या आ जाता है बच्चों, इसकी विपरीत सतह पर पॉजिटिव आ जाता है। अब विभव जो होता है उसको मैंने बताया था, विभव में आवेश को चिन्ह के साथ रखा जाता है, विभव में आवेश को चिन्ह के साथ रखा जाता है। तो इसका विभव मान लेते हैं पहले कितना है, V है। अब इसमें कौन सा ऐड हो रहा है, ये माइनस वाला, इस माइनस वाले की वजह से मान लेते हैं V1 और इसकी प्लस वाले की वजह से मान लेते हैं प्लस V2, क्योंकि माइनस वाला तो कम करेगा विभव को और प्लस वाला विभव को घटाएगा। अगर मैं इसका विभव निकालना चाहूं तो इस माइनस की वजह से यहाँ पर विभव लिखूंगा जो माइनस टाइम होगा और इस प्लस की वजह से लिखूंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन माइनस वाला नजदीक में है तो ये ज्यादा होगा और V2 क्या होगा, कम होगा। तो देखिए प्लेट बी का ऋणावेश ए के विभव में कमी करता है, प्लेट बी का ऋणावेश ए के विभव में कमी करता है, देखो यहाँ पर माइनस किया मैंने, परंतु ए जो होता है विभव में बढ़ोतरी करता है, ए पॉजिटिव है, परंतु बी का धनावेश ए के विभव में बढ़ोतरी करता है। तो बी का जो धनावेश है यहाँ पर पॉजिटिव है, वो क्या करेगा, इसके विभव को बढ़ाएगा। अगर आवेश को ऐसे लिख दूँ, मान लो कि चलिए एक ब्लैक स्क्रीन पे लेके आपको अच्छे से समझा देता हूँ, वरना काफ़ी लोग तो ऐसे ही हाँ में चले जाएंगे। मुझे पता है जब मैं तुम्हारी जगह था तो मैं भी ऐसे ही बोल देता था कि हाँ समझ आ गया, बट कई बार चीज़ें टफ हो जाती है। मान लेते हैं पॉजिटिव, ठीक है, और मान लेते हैं इस तरह से प्लेट है, थोड़ा सा एक मोटाई मान लेता हूँ मैं, वैसे तो मोटाई नहीं होती लेकिन एक अगर मैं जनरली मान लूँ तो यहाँ पर आ रहा है नेगेटिव, ध्यान दीजिए ताकि सिद्धांत को आप समझ सको, यहाँ पर आ रहा है पॉजिटिव, ठीक है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई पॉइंट है, यहाँ पर इस पे, इस लाइन पे, तो इसकी इससे दूरी होगी R1 और इस प्लस से दूरी होगी थोड़ी सी दूर होगी, क्योंकि प्लस थोड़ा सा है, मोटाई तो है, प्लस से दूरी होगी R2। विभव क्या होता है, KQ अपॉन R1, किसकी वजह से, इस प्लस वाले की वजह से, इस माइनस वाले की वजह से माइनस KQ अपॉन R1, ठीक है। ये क्वांटिटी मान लेते कुछ भी होगी, इस प्लस वाले की वजह से क्या होगा, KQ, क्योंकि इस पे Q है तो इस पे माइनस Q आएगा और इतना इतना प्लस Q इधर आ जाएगा, क्योंकि पहले इस पे आवेश कुछ नहीं था तो अब भी कुछ नहीं होना चाहिए, यानी प्लस माइनस अभी भी 0 होना चाहिए, ठीक है। तो KQ प्लस वाला अपॉन बीच की दूरी R2। अब मुझे बताओ R1 इज ग्रेटर देन R2 है या नहीं है, नहीं है, क्यों नहीं है, ये वाला R2 ज़्यादा है ना भाई साहब, R2 ज़्यादा है। अभी ये सरफेस की कुछ ना कुछ तो दूरी है, वैसे तो नहीं है, नेग्लिजिबल है, पर कुछ ना कुछ है। अगर मैं मान लूँ, कुछ भी मान लूँ, थोड़ा सा भी फर्क है, फर्क तो है ना, फर्क तो है ना। तो यानी R1 छोटा है R2 से, भाई देखो यहाँ पर R1 छोटा है R2 से, यानी ये वाली क्वांटिटी ज़्यादा होगी, यानी ये अगर -5 होगा तो ये +4 होगा। कैसे होगा भाई, ये क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा होगी ना, क्योंकि ये कम है। आप KQ R1 की वैल्यू मान लेते हैं 3 और KQ अपॉन R2 की वैल्यू ज़्यादा है तो मान लेते हैं 4, तो ये क्वांटिटी ज़्यादा होगी, ये क्वांटिटी कम होगी, यानी ये माइनस में 5 होगा लेकिन प्लस में 4 ही होगा। मान लेते हैं इसका 10 है, कुछ भी मान लेते हैं, तो अगर मैं इसमें जोड़ूँ तो 10 -5 + 4, अब कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यानी इसकी वजह से इसका विभव थोड़ा सा कम हो जाएगा।
और अगर मैं इस पॉजिटिव को पूरा हटा ही दूं बच्चों तो ये पूरा फॉर्मूला ही कम हो जाएगी, नहीं अब 5 आ जाएगी। तो विभव कम हुआ या नहीं हुआ? विभव जैसे ही कम होगा तो धारिता बढ़ जाएगी। अब वापस आते हैं स्लाइड पे। तो यहां से देखिए, अब ये लाइन पूरी समझ में आएगी। एक धनावेशित प्लेट ए है, पहली प्लेट, चित्रानुसार ए के निकट अन्य प्लेट मैंने बी ला के रखी थी। प्रेरण के कारण बी की आंतरिक सतह पर माइनस क्यू आया तथा बाह्य सतह पर प्लस क्यू आवेश आ जाता है। प्लेट बी का ऋणावेश ए के विभव में कमी करता है क्योंकि माइनस टाइम है, और बी का धनावेश ए के विभव में बढ़ोतरी करता है, परंतु धनावेश अपेक्षाकृत जो होता है वो यहाँ पर ऋणावेश आएगा। ठीक है, ऋणावेश अपेक्षाकृत निकट होता है। ऋणावेश तो दूर है ना भाई साहब, अपेक्षाकृत कौन है? ऋणावेश निकट होता है। अतः परिणामी रूप में ए के विभव में कुछ कमी हो जाती है और धारिता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अगर विभव कम होगा तो धारिता ऑब्वियसली बढ़ जाएगी। अब यदि बी को भू संपर्कित कर दिया जाए, बी को भू संपर्कित करते हैं तो देखिए वहां पे भी प्रेरण में हमने किया था, तो इधर वाला चार्ज तो जमीन में चला जाएगा, पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, सिर्फ इधर वाला रहेगा अट्रैक्शन की वजह से। प्रेरण वाला मेरा लेक्चर देखना, बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगी ये चीज। तो बी का धनावेश इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके निरस्त हो जाता है और बी पर केवल ऋणावेश रहता है, तो ये विभव को और कम कर देता है, फलस्वरूप धारिता अपेक्षाकृत और अधिक बढ़ जाती है। तीनों फोटो, ए पर पहले कुछ नहीं था, बी को लेके आया, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, फिर इसको कर दिया मैंने अर्थिंग, तो पॉजिटिव पूरा हट गया, तो इधर अब नेगेटिव रहा है, तो इसकी धारिता क्या हो जाएगी? इसका विभव कम हो जाएगा तो धारिता बढ़ जाएगी, सी बढ़ जाएगी। यही सिद्धांत होता है, यानी विभव को कम करके धारिता को बढ़ाना। आराम से वीडियो को देखना, कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर थोड़ा बहुत आपको क्लियरली समझ नहीं आ रहा है तो आपने प्रेरण वगैरह का वीडियो ध्यान से नहीं देखा है। अगर आपने प्रेरण ध्यान से देख लिया है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि जिसने प्रेरण का वीडियो ध्यान से देखा है उसको सब पता होगा। मैंने यहाँ तक बताया है कि ये पॉजिटिव अंदर जाएगा क्या, ये पॉजिटिव अंदर नहीं जाएगा। इसको अर्थिंग किया है ना, यहाँ पे आवेश खत्म हो गया है, ये पॉजिटिव अंदर नहीं जाएगा क्योंकि पॉजिटिव नहीं बह सकता है। जमीन से इलेक्ट्रॉन आएंगे ऐसे और इलेक्ट्रॉन आके इसको निरस्त कर देंगे, जीरो कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। लेकिन ये इसका आकर्षण बहुत ज्यादा है तो ये जमीन में नहीं जा पाएगा, बंधा ही रहेगा। अब मैंने क्या किया, इसको हटा दिया, तो अब ये क्या हो जाएगा? अगर मैं इसको हटा दूं तो इसका विभव कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, जो भी चीज़ें आएगी वो आगे की बात है। पर मैं इसको हटा भी दूं अब तो, क्योंकि यहाँ की प्लेट का तो आवेश खत्म हो चुका है, तो अब ये सिर्फ माइनस वाला रह जाएगा इस पर। तो ये सारी चीज़ें भी देखते हैं आगे। अतः किसी आवेशित चालक के निकट अन्य भू संपर्कित चालक को लाने पर चालक की धारिता बहुत अधिक कम हो जाती है। यही संधारित्र का सिद्धांत है, जो कि आपकी बुक में एक लाइन लिखी हुई है, उसी से अवगत करा दिया आपको। चलिए अब बात जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में। यानी अब मैं यहाँ पर दो प्लेटों को बिल्कुल समांतर रख रहा हूँ, एकदम ऐसे, और वो संधारित्र जो बन रहा है उसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो समान ज्यामिति तथा समान क्षेत्रफल की दो धातु की प्लेटें फर्श पर अल्प दूरी पर एक दूसरे के समांतर स्थित हो तो ये व्यवस्था समांतर प्लेट संधारित्र कहलाती है। अब यहाँ पर हम सिमेट्री के लिए क्या करते हैं कि दोनों को जैसे आयताकार मस्त एकदम एक जैसा ही, बिल्कुल जैसी ये है वैसी की वैसी ये फर्श पर अल्प दूरी, ध्यान देना ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्प दूरी पर एक दूसरे के समांतर स्थित हो। धातु की प्लेटें, ध्यान देना, धातु की प्लेटें अल्प दूरी पर एक दूसरे के समांतर स्थित हो। और अल्प का मतलब कितना? बहुत ही कम दूरी, आप सोच भी नहीं सकते उतनी, बिल्कुल ऐसे। mm में भी, mm में दूरी होती है, mm जो होता है ना, ये स्केल के 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, उन mm में होती है 2 mm, 1 mm, इतनी छोटी। अल्प का मतलब ये थोड़ी ऐसे मैं अल्प कह दूं तो अल्प जैसे हर एक चीज़ के लिए अगर मैं कह दूं कि सूरज के कंपेयर में पृथ्वी का द्रव्यमान बिल्कुल अल्प है, वो वाला अल्प, यानी आप किसके कंपेयर में बात कर रहे हो, ये इम्पोर्टेंट है। तो अल्प का मतलब बहुत कम है, mm में बात हो रही है यहाँ पर, ये ध्यान रखना। अब देखिए यहाँ पे इस तरह के आवेश होंगे भाई साहब, इस पे प्लस होगा
तो इस पर माइनस होगा। इस तरह की दो प्लेटें जैसे यहाँ पे रखी हुई है, दिख रही होगी आपको 3D में बना हुआ डायग्राम। ये भी हो सकती है, इस पर प्लस है तो इस पर माइनस होगा, ऐसा भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है। बेसिकली एक्यूरेट जो डायग्राम है वो ये वाला सी वाला है, क्योंकि यहाँ पे सीधी होगी लाइनें, कॉर्नर पे लाइनें मुड़ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ही। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्यों मुड़ती हैं? फ्रिंजिंग इफेक्ट आगे आएगा स्लाइड में। तो यहाँ पर तो एक समान होता है, यहाँ पर कम ज़्यादा हो सकता है। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थोड़ा मुड़ जाती है, संधारित्र के कोनों पे विद्युत क्षेत्र रेखाएं मुड़ जाती है, इसे उपांत प्रभाव या फ्रिंजिंग इफेक्ट कहते हैं। इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो ये प्लेटें ऐसे भी हो सकती है। भाई साहब क्या किया, इसको ऐसे कर दिया तो ये भी एक संधारित्र बन गया। इसका एरिया ए है तो इसका भी ए ही मानते हैं। बीच की दूरी डी है, डी बहुत कम है, ठीक है, साइज के कंपेयर में डी बहुत कम है। इस कॉन्सेप्ट का यूज होगा अभी। चलिए, तो अब हम बात करते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में लगभग इससे सवाल आता ही आता है, चाहे कंपटीशन लेवल पे हो चाहे बोर्ड लेवल पे। सबसे पहले एक संधारित्र मान लेते हैं, ये वाला एक संधारित्र है। बैटरी से मैंने इसको जोड़ लिया है और अभी इसके बीच में इस पर मान लेते हैं प्लस क्यू चार्ज है, इस पे मान लेते हैं माइनस क्यू चार्ज। यानी इसकी जो है आवेश घनत्व तो सिग्मा है तो इसका माइनस सिग्मा हो जाएगा। बीच की जो दूरी है बच्चों वो डी है और इसका एरिया है वो ए है और ये निर्वात में रखा हुआ है, यानी यहाँ पर ये लिख देना निर्वात है। अगर निर्वात है, क्योंकि शुरुआत में हम निर्वात के लिए डेराइव करेंगे फिर इसको जनरलाइज कर देंगे। निर्वात में ये रखा हुआ है। अब थोड़ा सा इसको समझिए। मैंने आपको बताया था अनंत लंबाई की या अनंत आकार की आकार की पतली शीट पतली प्लेट कहो या शीट कहो, यानी परत के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होता है? स्क्रीन को पॉज करके सोचना जरूर। कितना होता है? ई होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ऐसे कैसे, जैसा मैं लिख रहा हूँ ना वैसे के वैसे आपको लिखना है। अब ध्यान दीजिए, इस पर है प्लस और इस पर है माइनस। अगर मैं यहाँ पर कोई पॉइंट लूँ बच्चों, ध्यान दीजिए, ये प्लस वाला, ये माइनस वाला, प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इस माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस की ओर ही होता है, दोनों में इधर ही आ रहा है। इसकी वजह से अगर मैं E1 मानूँ और इसकी वजह से E2 मानूँ, दोनों एक ही दिशा में होता है, यानी प्लस से दूर होता है माइनस की ओर होता है, मैंने बता रखा है, तो दोनों इधर आ जाएगा। तो देखो इस प्लस वाली वजह की वजह से क्या आ जाएगा, ये होता है, यानी आप लिखोगे धनात्मक प्लेट की वजह से धनात्मक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र कितना आएगा भाई साहब? E1 आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है, अगर वो मोटी है और चालक है तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। और ऋणात्मक के कारण भी कितना आएगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट E2। कितना आएगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। चूंकि दोनों
समान दिशा में, ये परिमाण लिख रहा हूं मैं, इसको ऐसे कर देना ताकि माइनस प्लस का पंगा नहीं रहे। समान दिशा में है, अतः दोनों किस में है? समान दिशा में है, अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र, अतः स्क्रीन अलग लेनी पड़ेगी, यहाँ पे स्पेस नहीं है। अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना आ जाएगा? ई नेट E1 प्लस E2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कितना आएगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चलिए भाई साहब, सिग्मा क्या होता है साहब? सिग्मा होता है टोटल आवेश अपॉन टोटल एरिया। तो यहां से लिख सकते हैं ई नेट, इसको मैं ई लिखूंगा, है ना? कितना आएगा? Q बट्टे ए एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं। अब विभव क्या होगा? विभव होता है, बता दिया था, V बराबर E इंटू डी, E इंटू डी। तो V क्या आ जाएगा? ये बता रखा है ना 2-3 बार, प्रीवियस लेक्चर को ध्यान से देखना। तो ये जाएगा E Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट गुणा डी। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। धारिता क्या होती है? C बराबर होता है Q बट्टे V। तो C बराबर हो जाएगा Q, ये स्मॉल Q बट्टे V कितना है? Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, और साथ में भी ये अपना V की वैल्यू यहाँ पर D लिखते हैं। ये तो लिखना है Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट, ऊपर चला गया, नीचे आ गया D। C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, यानी किस पे निर्भर कर रही है? क्षेत्रफल पे और बीच की दूरी पे। यानी संधारित्र की धारिता किस पर निर्भर कर रही है? प्लेट के क्षेत्रफल पे और उनके मध्य की दूरी के और माध्यम पे, इन्हीं 3 चीजों पे निर्भर करती है। तो समांतर प्लेट के संधारित्र की धारिता का ये जो सूत्र आता है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। यहाँ पर ए क्या है? प्लेटों का क्षेत्रफल है, डी बीच की दूरी है, और एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता। ये तीनों चीजें भी आपको साइड में ऐसे बॉक्स बना के लिख देनी है कि प्लेट का क्षेत्रफल, मध्य की दूरी और निर्वात की विद्युतशीलता। चलिए भाई साहब, कहीं पे कोई डाउट हो तो जो है आप चैट बॉक्स में मुझसे पूछ लेना। तो यहाँ तक हम लोग जो है इसको डेराइव कर चुके हैं आराम से। तो ध्यान देना, यहाँ पर मैं उस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से वापस लिख देता हूँ। ये एरिया है इनका, बीच की दूरी d है, ये है, ये बैटरी है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और बीच की दूरी d है, और अगर निर्वात है तो एप्सिलॉन नॉट है। तो यहाँ पर जो धारिता आती है वो आती है ए एप्सिलॉन नॉट बट्टे डी। कितनी आती है? ए एप्सिलॉन नॉट बट्टे डी। चलिए साहब, यही यहाँ पर दे रखा है ना, ताकि आपको नोट्स जब मिले तो सब कुछ लिखा हुआ मिले। प्लेटों के मध्य की दूरी डी है, तो प्लेटों के मध्य विभवांतर कितना होता है? ये हो जाता है E इंटू डी। ई क्या होता है? ई आपको पता है Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट होता है, क्योंकि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, वहाँ से आ गया ये। तो धारिता क्या हो जाती है? ये कट जाता है, तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी या ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, यही फॉर्मूला आ जाता है। वही चीज़ है जो अभी मैंने यहाँ पर करवाई है। यहाँ पर आप अपनी कॉपी में हैशटैग बना के ये चीज़ जरूर लिखना कि धारिता प्लेट के क्षेत्रफल, कॉमा प्लेटों के मध्य की दूरी तथा आसपास, या आसपास नहीं ना, प्लेटों के मध्य उपस्थित माध्यम
पर निर्भर करती है। यानी धारिता जो होती है वो क्षेत्रफल पर, मध्य की दूरी पर और माध्यम पर निर्भर करती है, कभी भी आवेश या विभव पर निर्भर नहीं करती है। मैंने उस वक्त भी बताया था, शेप एंड साइज पे डिपेंड करती है। एग्जाम में सवाल बेवकूफ़ बनाने वाले बहुत आएंगे। C बराबर ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D बोल देंगे। क्षेत्रफल आधा कर दें तो धारिता कितनी हो जाएगी? तो धारिता आधी हो जाएगी। दूरी को दुगुना कर दे तो भी धारिता क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। दूरी को आधा कर दे तो देखो, दूरी को आधा कर दे तो C डैश कितना होगा? A एप्सिलॉन नॉट D की जगह D/2 हो जाता है, 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा? C1 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D इंटू 2। A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D किसके बराबर है? C के बराबर, तो C1 जो होगा वो 2C के बराबर होगा। इस तरह से कई सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। कई बार एरिया को दुगुना कर दे, आधा कर दे, 4 गुना कर दे, दूरी को आधा पौना, कैसे भी कर सकते हैं। आपको बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए, आप आराम से जो है इन सवालों को कर सकते हो। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो वो मुझे आराम से पूछ सकता है, आपकी समस्याओं का अच्छे से समाधान होगा। एक और चीज़, उपांत प्रभाव 1 नंबर में पूछने वाली चीज़ है। प्लेटों के किनारों पर पृष्ठ आवेश घनत्व अधिक होने के कारण, पृष्ठ आवेश घनत्व अधिक क्यों होगा? क्योंकि किनारों पर एरिया जो है, एरिया क्षेत्रफल जो है वो कम होगा। क्षेत्रफल कम होगा तो सिग्मा होता है Q अपॉन A। A अगर कम होगा तो सिग्मा बढ़ जाएगा, यानी पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है? अधिक होता है। तिकोना होता है ना, पतला होता है तो एरिया कम होता है। कोई आपसे कहे ना कि इस तरह से कोई चालक बना हुआ है तो ज़्यादा आवेश कहाँ रहेगा? ज़्यादा आवेश यहाँ रहेगा, क्योंकि एरिया कम है। यहाँ आवेश, एरिया ज़्यादा है, वहाँ आवेश, यहाँ पर आवेश और रहेगा। ऐसे जहाँ से भी तिकोना बन रहा है वहाँ एरिया कम है तो आवेश घनत्व ज़्यादा है। आवेश घनत्व ज़्यादा यानी वहाँ पर आवेश ज़्यादा रहेगा। होने के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिकर्षित होकर वक्रीय हो जाती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो ऐसी होती है ना, वो क्या हो जाती है? ऐसे प्रतिकर्षित हो जाती है एक दूसरे से, तो वक्रीय हो जाती है और विद्युत क्षेत्र असमान हो जाता है। इसी को उपांत प्रभाव कहते हैं। अगर फोटो देखना है तो मैंने ऑलरेडी बनाया था, अब और बना के बता देता हूँ। तो बीच में तो अगर ये इस पे क्या है Q और इस पे माइनस Q, तो बीच में तो सीधी होगी, यानी विद्युत क्षेत्र एक समान होता है। एक समान विद्युत क्षेत्र क्यों होता है? क्योंकि बीच की दूरी बहुत अल्प है। लेकिन यहाँ पर किनारों की बात करें तो किनारों पे ऐसे था, इस तरह से मुड़ी हुई है ना, इस तरह से। और ध्यान रखना, प्लस से माइनस की ओर बना रहा हूं मैं। देखो विद्युत क्षेत्र रेखाएं किधर होती है? प्लस से माइनस की ओर। विद्युत क्षेत्र की दिशा भी प्लस से माइनस की ओर, इधर इस डायरेक्शन में। तो ये उपांत प्रभाव के बारे में एक पूछा जा सकता है, फ्रिंजिंग इफेक्ट या उपांत प्रभाव क्या होता है। तो किनारों पर क्षेत्रफल कम है तो आवेश घनत्व ज़्यादा है। आवेश घनत्व ज़्यादा के होने के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाओं में प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा और वो मुड़ जाएगी, न कि सीधी रहेगी, समांतर नहीं रह पाएगी। यानी प्लेटों के बीच में तो समांतर पे है, लेकिन जो किनारे हैं वहाँ पर मुड़ जाती है। किनारों पर इन रेखाओं का मुड़ना फ्रिंजिंग इफेक्ट कहलाता है। बाकी इसके बारे में ज़्यादा PhD करने की ज़रूरत अपने को नहीं है। अपने को बस यही पूछा जाता है कि क्यों मुड़ जाती है, तो उसका रीजन भी दे रखा है और उपांत प्रभाव क्या होता है ये भी आप लिख सकते हो। तो आज का जो सेशन है वो यहीं तक है। एक सवाल जो है मैं आपके लिए करवा देता हूँ फटाक से, है ना। उसके सिर्फ मैं आपको डेटा बताऊँगा, कैलकुलेशन आप लोग, मुझे पता है समझदार हो तो आराम से कर सकते हो। कि भाई साहब इस तरह का आपको बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, कोई ब्रॉकेट नहीं है, कि दो आपके पास इस तरह की डिस्क है, ऐसे दे रखी है, सामने रखी हुई ऐसे। डिस्क की त्रिज्या दे रखी है 2 सेंटीमीटर और बीच की दूरी दे रखी है 2 mm और निर्वात है, ये बीच का माध्यम क्या है? निर्वात है। तो धारिता क्या होगी ये पूछा है। धारिता क्या होगी? दोनों की त्रिज्या बराबर है तो मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। C बराबर होता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। A क्या होता है? डिस्क के लिए A होता है पाई R स्क्वायर, पाई यानी 22/7। R कितना रखोगे? 2 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे 10⁻⁻2 से मल्टीपल करके, अब ये हो जाएगा एरिया। और D जो है भाई साहब वो कितनी रखोगे?
वो रखोगे 2 × 10⁻³ मीटर, mm को मीटर में कन्वर्ट करोगे, बस यही इसमें कॉन्सेप्ट था। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है 8.85 × 10⁻12 कूलम अपॉन न्यूटन × मीटर स्क्वायर। ये तो आई थिंक रट गई होंगी, -12 और ये वाली, ये सारी वैल्यू जब आप रख दोगे, मैं यहाँ पे रख के बता देता हूँ। ए की वैल्यू रख दोगे 22/7 इंटू ये वाला 2 × 10⁻² का स्क्वायर, साथ में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये रख दोगे 8.85 × 10⁻12 और बट्टे में रख दोगे 2 × 10⁻³ और इसको गुना भाग आप आई थिंक 5th-6th क्लास से सीखे हो, तो आराम से इसको कर सकते हो। इसमें मुझे फिजिक्स यहीं तक थी जो मैंने आपको बता दी, और ये बाकी मैथमेटिकल पार्ट फॉर्मूले में वैल्यू रख दी है। अब ऐसे इसकी 2 की जगह 3 कर दूँ, 4 कर दूँ, 5 कर दूँ, इसकी जगह कुछ न कुछ 3, 4, 5 दूरी बदलता रहूँ, एरिया बदलता रहूँ। कई बार बेवकूफ़ बनाने के लिए दे दूँगी आयताकार है, ये 2 है, ये 3 है, तो क्या करना, 2 और 3 का मल्टीपल करके इसका एरिया निकालना है, बीच की दूरी कुछ भी पूछ सकता है। तो बेवकूफ़ बनाने वाले हज़ारों सवाल हो सकते हैं। कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो तो ऐसे सवालों में गलती के चांसेज नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट क्लास में हम और करेंगे कुछ सवाल। अब हम देखेंगे कि निर्वात की जगह अगर कोई माध्यम भर दिया जाए, जैसे रबड़ वगैरह कुछ भी, जिसका के जो है वो 1 हो, मतलब ये जो परावर्तितांक 1 हो के कुछ और हो, तो क्या करना है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आराम से इस वीडियो को पूरा देखना, नहीं समझ में आए तो थोड़ा सा इसको बैक करके एक बार फिर वापस देखना। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैंने छोड़ी है, मतलब स्टार्टिंग में कि संधारित्र क्या होता है, उसका फोटो क्या होता है, से लेकर जो है लास्ट तक इसकी धारिता कैसे निकाली जाती है, उसके डेरिवेशन के फॉर्मूलों को कैसे प्रूव किया जाता है, ये सारी चीज़ें, प्रेरण कैसे होता है, कैसे माइनस आता है, कैसे प्लस आता है, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर कवर कर ली है ना। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे बाहर कहीं आ नहीं सकता, और कंपटीशन में भी बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही है, बस ज़्यादा होते तो न्यूमेरिकल होते हैं। स्टार्टिंग में आता हूँ, मैंने आपको बताया था कि इस फोटो के बारे में कुछ चीज़ें आपको बताऊँगा। तो देखिए कहाँ गया ये वाला, इस पे लिखा हुआ ना, देखो 25 माइक्रोफैरड, मैंने कहा ना माइक्रो में ही होगा क्योंकि फैरड बहुत बड़ी होती है, यानी इतने माइक्रोफैरड का ये आपका कैपेसिटर है। ±5 यानी हो सकता है कि ±5% का इसमें एरर हो सकता है। 440 वोल्ट AC अपने घरों में जो आती हैं, AC से ही काम चल रहा है अपना, 440 वोल्ट लगे, 440 वोल्ट करंट, वही 440 वोल्ट के AC पे ये काम करता है। ये ISI प्रमाणित है, वो उसका कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ये चीज़ 50 हर्ट्ज़ अपने घरों में जो आती है, वो जो 50 हर्ट्ज़ की करंट जो है वो आती है नॉर्मली इंडिया के अंदर, तो उस पर ये काम करता है। बेसिक ये चीज़ बताना था। 2.25 माइक्रोफैरड लिखा हुआ ना, 25 नहीं 2 भी तो है, चश्मे में क्या हुआ, लिखता हूँ बंद हो गया लगता मुझे। 2.25 माइक्रोफैरड यानी इस तरह से कैपेसिटर को पढ़ा जाता है। चलिए, तो आज का सेशन यहीं तक, नेक्स्ट सेशन में मिलता हूँ आपसे। अपना ख्याल रखें और इस प्लेटफॉर्म के बारे में और भी दोस्तों को बताएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं क्वालिटी एजुकेशन को गेन कर सकें और अपनी तैयारी कर सकें। थैंक यू वेरी मच।